तो बायनोमियल थ्योरम से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला तो सबको पता है, लास्ट क्लास में ही बता दिया था मैंने। थोड़ा सा अपन को रिलेट करने में भी आसानी रहेगी। और बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला सबको पता है क्या? यस सर। है ना, ठीक है। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम में सबसे पहले तो अपन न्यूटन्स बायनोमियल फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो अपन ने पास्कल ट्रायंगल से डिराइव किया था। कोई बोलेगा क्या था न्यूटन्स बायनोमियल? 2 की पावर n बायनोमियल 2 की पावर n नहीं, न्यूटन्स बायनोमियल फॉर्मूला जो बायनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट है वो क्या है? एक्स प्लस वाई, x प्लस y की पावर n इसको हम लिख सकते हैं, देखो n ऐसे, c नॉट एन सी NC not एक्स पावर X वाई n पावर, minus r y की पावर वेयर आर इज वेरिंग फ्रॉम r 0 0 टू से n। इसी को जब हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो एन सी नॉट एक्स पावर एन वाई पावर 0, फिर एन सी वन एक्स पावर n माइनस वन वाई पावर 1, फिर एन सी टू एक्स पावर n माइनस टू वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर एक टर्म आएगा एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर वाई पावर r, दिस इज जनरल टर्म। और फिर आ जाएगा हमारे पास में एन सी एन एक्स पावर n माइनस एन वाई पावर n। सो दिस इज बायनोमियल थ्योरम। अब अगर हम यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करें तो ये कुछ ऐसा ही है कि x प्लस वाई की पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स कितने? नंबर ऑफ टर्म्स, तो जो यहाँ पर n पावर प्लस है N plus 1 n प्लस वन टर्म्स, जो पावर है, देखो यहाँ पर ये अगर हम ऑब्जर्व करें तो y पावर 0 से y पावर n जा रहा है, या फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो x पावर 0 से x पावर n आ रहा है, तो 0 से n तक। या फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो एन सी 0 से एन सी n तक जा रहा है, तो 1 से n तक n टर्म्स और एक 0, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गए वो कितने आ गए? n प्लस वन। कितने टर्म आ गए अपने पास में? n प्लस वन, ठीक है। अभी जब हमने देखा था कि अगर इसमें हम x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पावर n इज इक्वल टू एन सी नॉट प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू अप टू एन सी n दिस इज सर आपकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है सर। सबके साथ हो रहा है क्या? नहीं आ रही है सर। सर क्लियर है। ज्वाइन भी कर लिया। ठीक है, ये तो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है ना। अभी देखो यहाँ पर एक और चीज है, जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि सर आपकी आवाज की इको आ रहा है। तो एक्चुअल में स्पीकर पे कर रखा है। हेलो किसी मतलब आप लोग म्यूट करो अपने तरफ से, तब आपको फिगर आउट होगा। सर परी खंडेलवाल से आ रही है। तो परी को बोलो कि म्यूट करें। हाँ अभी ठीक है ना, देखो
ठीक है, तो अगर हमको पूछा गया कि सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, जैसे अगर मेरे पास में लिखा हुआ है सपोज करो x प्लस 2y का होल स्क्वायर, अब इसको तो हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। तो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट तो क्या आ गया 1 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो 9। अगर हम इसमें x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो भी कितना आ जाएगा देखो 3 का स्क्वायर, सो दैट इज 9। तो अगर आप जो वेरिएबल्स हैं उनको अगर आप 1 1 पुट कर दोगे तो आपको सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट मिल जाएंगे। तो x प्लस वाई की पावर n में जो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, जैसे अगर मैं बोलूं कि 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, या फिर यहां पर आप देखो तो इसके जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो तो क्या है 144 सॉरी 2c0। वेदांत ये क्या कर रहे हो भाई तुम, हटाओ इसको, नॉट यूज कर रहे हो तुम, मत यूज करो उसको, ठीक है। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट तो हो जाएंगे अपने पास में 2c0 प्लस 2c1 प्लस 2c2। मतलब अगर इसको अपन बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 2c0 1 हो 1 जाएगा, to 1 फिर 2c1 इंटू, समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ पर सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट इज नॉट सेम एज सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट। उसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है, x और y का कोफिशिएंट 1 नहीं है। कोफिशिएंट यहाँ पर 1 नहीं है, ठीक है ना। तो अगर 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट 25 पुट कर दो आप x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये कितना आ गया 5 का स्क्वायर दैट इज 25, बट दिस इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ देयर बाइनोमियल कोफिशिएंट। बट x प्लस वाई पावर n में 2 पावर n इज सेम एज सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्यों ऐसा हो रहा है, ये कोफिशिएंट सेम है। x और y का जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 1 है। यूनिटी 1 समझ में आ रही बात, यस सर। ठीक है। तो अभी अगर हम x प्लस वाई की पावर n में जैसे सपोज करो कि मैंने आपको बोला कि ऐसा हमको क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ term which is independent of x in the expansion x square plus 1 upon x whole power 12, ठीक है। तो अभी इसमें अपन क्या करेंगे, देखो जिनको नहीं पता है वो जरा समझो इसको। तो अभी हमारे पास में जो इसको अगर हम लिखें तो ये देखो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई का पावर n लिखा हुआ है, जहां पर x जो है वो x स्क्वायर है, y जो है वो 1 अपॉन x है और n जो है वो 12 है, ठीक है। तो इसका जनरल टर्म क्या होता था, जनरल टर्म, इसका जनरल टर्म होता है बोलो NCR x पावर xn माइनस r और y पावर r। और तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से वैल्यूज देख के लिखें तो ये क्या हो जाएगा 12 CR एंड x स्क्वायर रेज टू पावर
n minus r and 1 upon x raised to power r। ठीक है ना भाई? ठीक है, तो इसमें x की पावर कितना आ रहा है? देखो x का पावर अगर हम लिखें तो वो आ रहा है अपने पास में 2n माइनस 2r, और यहां से x का पावर माइनस r, तो ये हमको कितना चाहिए? x का पावर 0, ऐसे ही है ना भाई? और n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 12 है, 12 12 तो 12 माइनस 3r इज इक्वल टू 0। तो r so 24 4 का वैल्यू 24 कितना आ गया? 4 अच्छा so 20, 24 ठीक ठीक ठीक, दिस इज 24। सो 24 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, सो r का वैल्यू कितना आ गया? 8। 8 का मतलब जो इसमें, अब आप एक चीज समझना, ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म है? जनरल जनरल टर्म तो है, बट दिस इज, नाइन्थ टर्म हाँ, नाइन्थ टर्म क्योंकि जब हमने ये एक्सपेंशन लिखा है यहाँ पर, तो आप देखो फर्स्ट टर्म ये है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये कौन सा टर्म होगा? r प्लस 1th टर्म। सो दिस इज r प्लस 1 इज इक्वल टू होता है NCR x पावर n माइनस r y पावर r। ठीक है ना? क्लियर है ये बात? यस सर जब हम इसमें r की वैल्यू 8 रखेंगे तो टर्म मिलेगा, हमको मिलेगा 9 टर्म। क्लियर है बात? बात क्लियर है क्या? हाँ जी हाँ वैल्यू ऑफ द टर्म पूछा हमसे, तो वैल्यू ऑफ द टर्म का मतलब हो गया अपने पास में t 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 12 c8, और x का पावर तो 0 ही आएगा, तो वैल्यू ऑफ द टर्म क्या आ गया? 12 c8 इज सेम एज 12 c4, तो 12 इंटू 11 495 9 डिवाइड बाय 4 3 2 1, तो बस 12 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से 5 चला दो, कितना आ गए? 55 इंटू 9 इज 495। क्लियर है? अब अगर मानो सॉल्व करने पर अगर r कोई इंटीजर नहीं आता, सपोज करो r का वैल्यू आता 3/2, तो हम क्या बोलते? r का वैल्यू 3/2 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि r तो कोई टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या बोलते कि देयर इज नो सच टर्म जिसमें कि x का पावर 0 हो। उसमें इंडिपेंडेंट मतलब कि x का पावर 0। क्लियर है के बाद? r हाँ yes इंटीजर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, इसीलिए हम ऐसा बोल पा रहे हैं कि हाँ ठीक है एग्जिस्ट कर। ठीक है ना? फिर अगर अपन बात करें जैसे कि सपोज करो ऐसा होता कि एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन, और एक्सपेंशन मतलब जो एक्सप्रेशन है वो है 2x² माइनस 1/3 होल पावर 6, इसमें बताना है हमको। ठीक है ना? इसमें बताना है अपन को इंडिपेंडेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्या करें? जनरल टर्म लिख दो इसका, तो 6cr 2x² का पावर 6 माइनस r, और माइनस ऑफ 1/3x आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, का पावर में कितना आ जाएगा? r। तो x की पावर आप इकट्ठे कर लो, तो x की पावर इकट्ठे करोगे तो देखो यहाँ से क्या आ गया, देखो 2 की पावर 6 माइनस r और माइनस ऑफ 3 का पावर r, ये तो मतलब इसका कांस्टेंट पार्ट होगा। अभी x की पावर क्या आ जाएगा? देखो 12 माइनस 2r माइनस r, अभी हमें क्या चाहिए? इंडिपेंडेंट, मतलब कि 12 माइनस 2r माइनस r इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। 4 r इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हो गया कि जो फिफ्थ टर्म है, 5th term फिफ्थ टर्म इज इसका आंसर है
इंडिपेंडेंट ऑफ, अगर वो तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। मान लो ऑप्शन यही है कि फिफ्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो ये सही होगा। और अगर वैल्यू, इसका वैल्यू पूछेगा तो 6c4 और 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 की पावर 4। तो ये इवेलुएट कर लो, 6c4 इज 15 एंड दिस इज 4 एंड डिवाइड में कितना जाएगा 81, 81 3 बाय 81 और कितना जाएगा 23 से उड़ा दो तो 20 बाय 27, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया, x का पावर तो 0 ही होगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है के बाद? यस सर। है ना। अभी इसमें एक कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट मतलब कि मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म का फंडा क्या है, जैसे अगर मैं लिखूं कि x प्लस वाई का पावर 4, तो अभी अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 4c नॉट x पावर 4, 4c1 x पावर 3 y पावर 1, 4c2 x स्क्वायर y स्क्वायर, 4c3 x इंटू वाई क्यूब एंड 4c4 y पावर 4, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 4c नॉट का वैल्यू 1, 1 1 इसका वैल्यू कितना है 4, इसका वैल्यू कितना 6, फिर ये वैल्यू 6 4 फिर कितना 1 4 1 nc नॉट is same as ncn, nc1 is same as ncn minus 1, वही कंसेप्ट है। nc हाँ सर। equal to ncr is same as ncn minus r। n माइनस r। तो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, जो इक्विडिस्टेंट होंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट वो इक्वल होंगे, ये तो एक बात हो गई। अच्छा यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करें तो इसमें देखो मिडिल टर्म कौन सा है, मिडल में इसमें जो मिडिल टर्म है वो क्या है 4c, मतलब 4c2 4c2 x और y स्क्वायर मतलब ये कौन सा टर्म है, अगर n, मिडल थर्ड हाँ थर्ड टर्म। इसमें n का वैल्यू 4 है, बेसिकली n का वैल्यू even है, और मिडिल टर्म कौन सा है, थर्ड मिडिल टर्म है मतलब 4/2, n माइनस 1 इसको इन जनरल अगर हम बोलें तो n/2 प्लस 1th टर्म इज मिडिल टर्म। और जो मिडिल टर्म का मतलब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है वो किसका होता है, मिडिल टर्म। सो मिडिल टर्म हैज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल बाइनोमियल कोएफिशिएंट। कोफिशिएंट। तो ये तो बात हो गई जबकि n कैसा था, इवन था। तो जब n इवन है तो n/2 प्लस 1th टर्म जो है वो मिडिल टर्म होगा, और उसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। अब अगर हम n ऑड ले लें, लेट्स से x प्लस वाई पावर 5, तो देखो 5c नॉट x पावर 5, 5c1 x 4y1 4y1 2 x क्यूब y स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y क्यूब 5c4 x y पावर 4 एंड 5c5 x पावर 5 y पावर 5 y पावर 5, दिस इज 1 5 एंड दिस इज 10 10 5 1। अभी भी देखो तो इक्विडिस्टेंस जो हैं उनकी वैल्यू सेम है सेम है। और इनकी वैल्यू भी सेम है, लेकिन जब n जब ऑड है तो देयर आर 2 मिडिल टर्म। तो वो मिडिल टर्म्स कौन कौन से हैं, तो अगर हम देखें यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो एक तो है हमारे पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड,
तो n प्लस 1/2th टर्म, और एक बार आ जाएगा हमारे पास में n प्लस 3/2th टर्म। देखो आप ये कौन सा, यहाँ पर n का वैल्यू अगर हम 5 पुट कर दें 5 तो क्या आ जाएगा, तो थर्ड। थर्ड हो जाएगा। देखो फर्स्ट सेकंड हाँ थर्ड एंड फोर्थ टर्म। देखो दोनों के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो सेम है, सेम है। ठीक है ना। तो दोनों के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो सेम है। क्लियर है बात? सर मिडल टर्म हमेशा ग्रेटेस्ट होगा। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा हमेशा। मिडिल टर्म है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो अगर हमसे इनडायरेक्टली पूछा कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बताओ तो अपन क्या करेंगे? मिडिल टर्म। अपन मिडिल टर्म निकाल देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो उसकी वैल्यू निकालने का भी कोई तरीका है क्या? हाँ वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्यों नहीं निकाल सकते। वो अभी किसी न किसी क्वेश्चन में ही जाएगा, ठीक है ना। अच्छा। वैल्यू तो निकल ही आएगी, केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट ही तो देखना है अपन को। हाँ। तो अभी लेकिन एक चीज यहाँ पर आप समझना, हाँ अब जैसे ये अपन ने लिखा है ना, तो इसका टर्म आप कैसे लिखोगे? मतलब ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, टी ऑफ n प्लस 1/2th टर्म, तो ये आप कैसे लिखोगे? एन सी बोलो, क्या लिखोगे? -1 कर देंगे शायद। हाँ, सो दिस विल बी n माइनस 1/2 प्लस 1। समझ रहे हो ना, इसमें r की वैल्यू क्या है? मतलब ये जो है ना, ये बेसिकली लिखा हुआ है n माइनस 1/2। चलो अभी करके देखते हैं। हाँ सर। मतलब एक्चुअल में क्या है, जब हम इसको लिखेंगे t ऑफ n प्लस 1/2 तो इसको हम लिखेंगे t ऑफ n माइनस 1/2 प्लस 1। तो r का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, n माइनस 1/2। -1/2। जैसे यहाँ पर जो r का वैल्यू है वो तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर r का वैल्यू क्या है, यहाँ पर r का वैल्यू है n/2, क्योंकि ये तो t ऑफ r प्लस 1 के फॉर्म में लिखा ही हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात समझ में आई? क्लियर है क्या ये बात? इसी तरह से जब हम लिखेंगे t ऑफ n प्लस 3/2 तो इसको हम लिखेंगे t ऑफ n प्लस 1/2 प्लस 1। तो यहाँ से r का वैल्यू क्या? सर एक सवाल सर। हाँ बोलो। सर वो n में माइनस अपन कर दिया, जो t का जो सबस्क्रिप्ट होता है उसमें -1 करते हैं। नहीं वो तो लिखने का तरीका है, सबस्क्रिप्ट में ही कर रहे हैं, टी में थोड़ा ना कर रहे हैं, वो तो लिखने का तरीका है। टी ऑफ 6 आप लिखते हो तो उसमें आर का वैल्यू क्या लोगे आप? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने इसे ऐसे करा था कि n प्लस 1/2 -1 और आपने n माइनस 1/2 प्लस 1 करा है, दोनों की वैल्यू सेम है, बट वो आपने n में माइनस करा है और मैंने जो t में जो उसका सबस्क्रिप्ट है उसमें -1 करा है, तो किसमें -1 होता है? अरे आप ऐसे समझो कि टर्म जो है आप लिख रहे हो, जैसे मैं t6 लिखूंगा तो t6 को tr प्लस 1 में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 5 प्लस 1 लिखोगे ना आप। भाई टर्म में थोड़ा ना ऐड हो रहा है वो प्लस 1, वो तो सबस्क्रिप्ट में ही लिखोगे ना आप r ऐसे। t6 में आप r का वैल्यू क्या चूज करोगे ये बताओ, ये कौन है भाई? प्रतीक है कौन? 5। ये हटाओ भाई, 5 सर। नोट कौन? अच्छा सर आ गया, हाँ सर ठीक है। ये किसने नोट यूज किया है? क्लियर है क्या बात? हाँ सर अब क्लियर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, एक सेकंड रुकना। हाँ भाई, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे इससे क्लियर हो जाएगा वो, फाइंड द, सर आ गया आ गया।
नहीं ठीक है, r माइनस 1 करते हो अपन, फाइंड द मिडिल मतलब टर्म r इन द एक्सपेंशन, लेट्स से 2x स्क्वायर माइनस 1/3x का पावर 11। अरे भाई वीके क्यों, मतलब मान ही नहीं रहे हो तुम लोग हैं। फाइंड द मिडिल टर्म एक्सपेंशन दिस, मतलब आज ही सारा कुछ कर लोगे तुम, जूम का जितना भी तुमको पोस्टमार्टम करना है आज क्रिसमस मना के ही मानोगे मतलब पूरा। तो मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन पूछा है, और अभी क्या करना है अपन को, तो जैसे ही हमने देखा n11 है, n11 है मतलब कि n ऑड है, तो जैसे ही हमें पता चल गया ऑड है तो दो टर्म होंगे, एक तो होगा, बोलो क्या होगा, एक n plus 1/2 11 प्लस 1/2 11 plus 1/2 और 11 plus 3/2. 3/2। 11 प्लस 3/2, सो बेसिकली T6 एंड T7। 7। तो जब आप T6 लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, T6 इज सेम एज T of 5 plus 1, T5 plus 1. 11C5 2x square power 11 minus 5 minus 7 minus 5. 1. 5। Yes, sir. इसी तरह से T7 को आप लिखोगे T of 6 plus 1 11C6 6 square power 8 square 6 minus 11 minus 6 x power 6। 6। I hope this is clear। हाँ Yes. तो ये हमेशा yes बेस्ट sir, है टू अंडरस्टैंड एनी कंसेप्ट, explain some numerical and सर एक get बार पेज पिक कर दो। सो इट इज ऑलवेज गुड कि आप जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसको एक बार अप्लाई करके देख लो, तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है भाई, ठीक है। सर अपन डायरेक्ट 7 क्यों नहीं लेते उधर आर की क्योंकि वैल्यू? लेट ज्वाइन किए क्या तुम? सर एक सवाल, सर एक बार वो स्लाइड दिखाना करो। वापस। देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है वहां पे आर का वैल्यू क्या है, 0 है। जी जो फर्स्ट टर्म है उसमें आर का वैल्यू क्या है, 0। जो सेकेंड टर्म है उसमें आर का वैल्यू क्या है, 1 है। तो जब आप यहाँ पर आर का वैल्यू 0 रखोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा, तो T1 लिखोगे तो आर का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा, उससे एक कम। समझ में आ रही बात? हाँ ओके आखिर अब थैंक वो यू। प्रोसेस हाँ सर इसमें तो एक टर्म में माइनस आएगा और एक में नहीं आएगा ना। हाँ तो क्या हुआ, तो दोनों सेम, तो अपन मॉड कंसीडर करेंगे कि माइनस साइन को भी कंसीडर करना है? कुछ क्यों मॉड अपन कंसीडर करेंगे, जब ये भाई जब भी x माइनस वाई का पावर n आप लिखो जरा एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगी जो चीज आप पूछ रहे हो, कुछ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। x प्लस वाई में, x प्लस वाई की पावर n में क्या था अपने पास में, समेसन n सी नॉट x पावर n माइनस आर वाई पावर r, यही है ना, n r वेयर r इज वेरिंग फ्रॉम 0 to n। अब इसमें y की जगह पे माइनस वाई रख दो तो क्या आएगा बताओ, x माइनस वाई पावर n, r is varying from 0 to n, n c r x पावर n माइनस r माइनस 1 पावर r y पावर r। तो वो तो r पे डिपेंड करेगा। अब आप r का वैल्यू हाँ, n c नॉट ये x, मेरा वो क्वेश्चन नहीं है सर। अगर मिडिल टर्म पूछा होता और अगर ग्रेटेस्ट टर्म पूछा होता तो क्या हमें माइनस को कंसीडर करना है, या हम T6 आंसर देते या T7? आप मिक्स कर रहे हो दो चीजों को, क्योंकि शायद आपने पढ़ लिया है। यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, मिडिल टर्म में अपन बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की। आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो क्योंकि आपने पढ़ लिया था। नहीं सर मैंने नहीं पढ़ रखा है। तो फिर ये डाउट कैसे आ रहा है, अपन ग्रेटेस्ट टर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, अपन बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट की। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट तो केवल ये वाला पार्ट है भाई, बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब तो ये पार्ट है, उसको इससे तो लेना ही देना नहीं है कुछ, माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है। समझ में आ रही बात? अच्छा हाँ सर, मतलब तो हाँ n सर आ गया, वाला पार्ट है ना। हाँ सर आ गया।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों चीजें अलग हैं, ग्रेटेस्ट टर्म अलग चीज है और ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा मैंने मिक्स कर दिया था उसे। हाँ इसीलिए मुझे लगा शायद आपने पढ़ लिया। सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, और नहीं पढ़ा है तो भी इसको ध्यान रखना सब लोग, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर पावर 2163। क्या करेंगे बताओ इसमें? हम्म, 2 की पावर n। नहीं भाई, सम ऑफ कोफिशिएंट पूछ रहा है, वही तो बात है। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट तो पूछ ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो सम ऑफ कोफिशिएंट के लिए वेरिएबल को क्या पुट कर दो आप? 1 तो 1 प्लस 1 माइनस 3 पावर 2163. So this is minus 1 power 2163. So that is equal to minus 1. क्लियर है? बात समझ में आई क्या? भाई सर कैसे x1 क्यों पुट किया? अरे आप कोई भी एक्सपेंशन लिखोगे तो उसमें सम ऑफ कोफिशिएंट कब मिलेगा? कोई भी। हाँ समझ गया समझ गया। जब वेरिएबल 1 रख दो हाँ। आप, बस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 2x plus 1 power 35 is equal to sum of coefficients in the expansion x minus alpha by to the power 35 mind alpha. क्या करें? हाँ वो समझ गया, वो 1 आएगा। अरे भाई समझ गए, करें क्या? सॉल्व तो करोगे कि समझ गए हो तो छोड़ दोगे? एग्जाम में क्या बोल दोगे कि हम समझ गए अब हम? नहीं नहीं सर अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे 1 डाल देंगे पहले दोनों में और फिर इक्वेट कर और देंगे। फिर अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट वाले में आप क्या करो, x इज इक्वल टू, मतलब सेकंड वाले में x y इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो x अल्फा माइनस 1 इक्वल 1 माइनस अल्फा। अल्फा पावर 35 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा इक्वल्स टू 2। अल्फा माइनस 1 पावर 35। ठीक है, तो ये तो ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस 1 का पावर 35 इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है बात? हाँ सर। यस सर। ठीक है, फिर अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे इस तरह से क्वेश्चन आ गया अपने पास में, कि if the sum of all the binomial, अच्छा no, not binomial, if the sum of all the coefficients in the expansion is x plus 1 by x whole power n is 4096, then find the greatest binomial coefficient, ऐसा बोलना। सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन इज 2096, तो क्या करेंगे बताओ?
सर पहले n की वैल्यू निकाल देंगे। 1 1 पुट करके n की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना? फिर n प्लस हाँ। तो x is equal to 1, that is 2 power n ठीक है। to 4096. 4096 is what? 4098. 13 टर्म। ये मैरी क्रिसमस बाहुबली 12 का क्या है ये बच्चा? क्या है? 12th टर्म। कौन है ये? बाहुबली का। सर कोई ट्रोल कर रहा है। ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग सारा पता चल जाएगा, तुम्हारा आईडी आईपी एड्रेस सब पता चल जाएगा। तुमको क्या लगता है ये सब करना इजी है? वो स्कूल वगैरह की क्लासेस में तुम कर सकते हो, यहाँ पर सारे इंजीनियर बैठे हैं भाई। तो 2 पावर n इक्वल टू 4096 बहुत बड़ा काम करते हैं। तो 2 पावर n you can speak you really want to waste. So 12. 2 की पावर 12। तो n is equal to 1 कर देना है। मतलब गड़बड़ यहीं पर है। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट n का वैल्यू 7. 12 है, मतलब कि इवन है। तो जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो कौन से टर्म का होगा? 7. 7. r का वैल्यू क्या होगा? r का वैल्यू होगा n/2। 7. तो r का वैल्यू प्लस 1 होता है। बात हो रही है भाई, तो r का वैल्यू कितना आ गया? 6। 6. तो बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? 12c6। बात तो समझो, पूछ रहे ग्रेटेस्ट हाँ 7 टर्म का होगा, लेकिन बाइनोमियल कोफिशिएंट तो 12c6 होगा ना भाई। हाँ 9 to 4 Yes. 9 to 4 आ रहा है 12c6। 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7। upon into 7 5 4 4 8 1 तो 12 गुजर गया, 3 गुजर गया, 5 से चलो निपटा देते हैं। 4 से 6 8 हो गया। 22 into 6 into 7। कितना आ रहा है वो? 42 into 22। 924। 924 हाँ। ठीक है, ठीक है क्या? अभी एक और क्वेश्चन जो इसमें आता है, इन द एक्सपेंशन of 4 raised to power 1/3 plus 1 upon 6 raised to power 1/4 power 20. So number of rational terms, number of irrational terms, कोई एक पता चल जाएगा तो टोटल माइनस कर लेंगे, ये बताना अपन को। तो रैशनल टर्म और इरेशनल टर्म का मतलब क्या हुआ? जो अपने पास में जो पावर है, मतलब कि जो रेडिकल पावर है 1/3 1/4, ये हमको रिमूव करना है, मतलब वो इंटीजर कुछ आना चाहिए ऐसा उसका मल्टीपल होना चाहिए पावर में बेसिकली। तो जैसा कि देवी जी ने बताया, इसका जनरल टर्म अपन लिख सकते हैं पहले। तो जनरल टर्म जो है वो हम लिख सकते हैं 20CR 4 पावर 1/3 का पावर 20 माइनस R एंड 1/6 पावर 1/4 का पावर R। तो इसमें से देखो 20CR ये तो हमेशा कुछ इंटीग्रल वैल्यू देगा भाई। 20 में से कितने भी लोगों को चुनने के जो तरीके होंगे वो हमेशा इंटीजर होंगे, ऐसा थोड़ा ना 20 में से 10 लोगों को चुनने के तरीके 24.5, ऐसा तो कभी आंसर आएगा ही नहीं कि 24.5 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब बैग के अंदर हाथ डाला और जो है वो हाथ बाहर नहीं निकाला, ये भी एक तरीका है, मतलब आधा तरीका ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमेशा इंटीजर ही आएगा।
क्योंकि ऑब्वियसली हमसे पूछा है नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म एनी टास्क। ठीक है, इसको ज़्यादा एग्जेजरेट करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। तो ये हो गया जो मैंने ऑलरेडी कर दिया, बट ठीक है, मेरी क्लास है, मैं कर भी सकता हूँ उसमें क्या। तो 2 की पावर में अगर इसको ब्रेक करें तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, 2 पावर 2 40 माइनस 2r/3। और यहाँ से भी अगर हम 2 की पावर लिखें तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर कितना, 1 अपॉन, मतलब इसको -4r -r/4 एंड 3 की पावर -r/4। तो इसको समेट लो जरा 2 की पावर को, तो ये कितना आ जाएगा 160 और माइनस ऑफ 3r, तो -3 और 8 -11, तो 2 की पावर आ जाएगा 160 माइनस 11r/12। ठीक है ना भाई, और 3 की पावर माइनस ऑफ r, ये तो ऑलरेडी एक इंटीजर वैल्यू है। तो अभी हमें देखना है कि ये जब पावर जो है अपने पास में जब रेडिकल पावर नहीं होगी तो जो टर्म्स आएंगे वो कैसे आ जाएंगे, रैशनल टर्म्स आ जाएंगे। तो ये रैशनल टर्म तब हो सकते हैं, तो हमने ऐसा सोचा ये जो r है, अगर ये मतलब बेसिकली जो आइडिया है वो ये है कि पावर ऑफ, जो आइडिया है उसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं अपन। आइडिया, हालांकि नेटवर्क बहुत खराब है बट स्टिल, पावर ऑफ 2 and 3 must be integer such that, अब सच दैट का आंसर ये कि r जो है यहाँ पर, मतलब 3 का पावर इंटीजर तब बनेगा जब r जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 हो। इजी दिख रहा है। और उन मल्टीपल ऑफ 4 जो अपन लेंगे वैल्यूज, उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू भी इंटीजर आनी चाहिए। क्लियर है ना बात? तो r के लिए जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास में 0, 4। सर रैशनल 2 है क्या? तो अभी 2 का पावर 160 माइनस 11r अपॉन 12 और 3 पावर माइनस r/4 में अगर हम r का वैल्यू 0 लें तो 3 पावर 0, ये तो हो गया भाई, ठीक है, 1 हो गया, ये तो इंटीजर हो गया, तो ये तो चल जाएगा। लेकिन ये कब चलेगा, जब ये भी, तो 160 by 12. दिस इज नॉट इंटीजर भाई। 12 into 12 होता है 140, 144 प्लस 16 बचेगा, 140 + 16/12, तो ये तो इंटीजर आ रहा है, बट 16/12 इज नॉट इंटीजर, मतलब ये जो फिर r का वैल्यू 4 पे चेक करो, 4 पे तो ये तो हो रहा है, ये तो होगा ही उसी हिसाब से। तो फिर हमने r की वैल्यू 4 के लिए चेक किया, तो 160 माइनस 44/12, तो इसको हम फिर से लिख देंगे 116. 144 प्लस 16 माइनस 44, ऐसे लिख सकते हैं बाई 12। अभी ये कितना बच गया, -28. तो फिर नहीं बैठा ये, तो 4 भी नहीं नहीं बेटा, फिर 8 के लिए अपन बैठाते हैं, तो r इक्वल टू 8 के लिए बैठ रहा है क्या ये, तो 160। यस सर, बैठ रहा है। बैठ रहा है. चलो अच्छी बात है। r इक्वल टू 8 के लिए 2 का पावर भी इंटीजर बन रहा है और 3 का पावर तो है ही, क्योंकि वो तो हमने चेक ही कर रखा है। तो ये हो गया। फिर 12 के लिए चेक करो, तो 12 के लिए देखो 11 into 12, वो तो साफ साफ दिख रहा है इज नॉट मल्टीपल ऑफ, तो हटा दो। 16 into 11 दैट इज आल्सो नॉट, 176. तो वो बैठ रहा नहीं। 20 के लिए देखो, 220 और 160 बैठ रहा सर. बैठ गया। तो मतलब कि r का वैल्यू 8 और r का वैल्यू 20 के लिए, मतलब कि 2 रैशनल टर्म्स, 2 रैशनल टर्म्स जो हैं, इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली टोटल कितने टर्म्स थे, टोटल टोटल 21. पावर कितनी थी इसकी, 20, 23. तो टोटल टर्म्स थे 21, 21 माइनस 2 टर्म्स जो है रैशनल, दैट इज नंबर ऑफ 19. इररेशनल टर्म्स।
विच इज 19। अच्छा, मिडिल टर्म रैशनल होगा या इरेशनल होगा? मिडिल टर्म ऑल्सो, मान लो ये पूछ लिया कि मिडिल टर्म रैशनल और इरेशनल, ये कैसे बताएंगे अपन? मिडिल टर्म होगा क्या इसका? 11। इररेशनल होगा। irrational देखो, इरेशनल होगा क्योंकि 8th आर का वैल्यू जब 8 है तो T9 एंड T21 T21 हाँ ओनली rational रैशनल टर्म्स। तो ऑब्वियसली जो मिडिल टर्म है वो तो क्या है? 11 मिडिल टर्म इज Irrational. 11th टर्म T11 which belongs to irrational। सर इसको इतना ज्यादा करने की बजाय ऐसा भी तो सोच सकते थे कि अपन ने 3 का मल्टीपल ले लिया, फिर अपन ने उसको 20 में से माइनस कर लिया, फिर अपन ने देख लिया कि 1/4 को मतलब कि वो उसका मल्टीपल है कि नहीं, और अगर वो 2 से कट रहा है तो अपन को पता है कि √6 इररेशनल होता है, तो इसलिए सिर्फ 2 ही तो टर्म्स आएगी रैशनल वाली। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी क्लास में ही पूछ लो कितने लोगों को ये बात समझ में आई। आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये तो बात मेरे बताने की है ही नहीं कि आपको कैसे सॉल्व करना है, मैं तो आपको केवल कंसेप्ट सिखाने के लिए हूँ। कैलकुलेशन पार्ट पे तो इंडिविजुअली यू ऑल हैव टू वर्क, तो वो तो आपको कितना चमक रहा है वो इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ रखा है। बट एनी हाउ मुझे लास्ट तक तो बताना ही है, तो मैंने तो ऐसे बता दिया। भाई हम तो वो रास्ता खोजते हैं जिससे सबको समझ में आ जाए एक बार में, मतलब ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। तो मतलब देख लो, तुम लोग वो खेल लो आपस में, टॉस टॉस खेल लो, ऑड इवन खेल लो, मतलब जैसे समझ में आ जाए, ठीक है ना? मतलब मैं तो वन ऑफ द पॉसिबल जो मैं समझा पाऊँ वो तरीका बताता हूँ। मतलब इवन सारे टीचर का यही एम रहता है कि मैं जो बोलूँ वो तुमको लगे कि हाँ ये जो है ये अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा है, ये जो है चाइनीज नहीं बोल रहा है। तो ये तो नो डाउट ये लंबा तरीका है बताने का, बट इट इज इजी टू एक्सप्लेन, मतलब ऐसा मुझे लगता है। इट मे बी मैटर ऑफ ओपिनियन, बट अभी तक तो काम कर रहा है, ठीक है? मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व, बट मतलब ग्लोबली तो नहीं, बट हाँ ज़्यादा लोगों में एक्सेप्टेंस होगा कि हाँ ठीक तो बोल रहा है ये, यहाँ से मल्टीपल देख लो, यहाँ पे पुट करके चेक कर लो, मतलब समझने जैसी बात है कुछ कुछ। तो आपका मेथड बिल्कुल सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट मेरा काम जो है ना वो ज़्यादा सब लोगों को समझाने वाला काम है। तुमको ही बोला जाएगा ना जब ये समझाओ, तो तुम भी कहोगे यार ये समझाना इजी है यार, नहीं? सर बट इसमें कैलकुलेशन इतना ज्यादा है, फालतू में क्यों करना? नहीं, कैलकुलेशन कभी फालतू नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं काम आती है। पहली बार आप सॉल्व करते हो, फिर दूसरी बार आप और बेटर तरीके से सॉल्व करते हो, तीसरी बार हो सकता है आप और इजी तरीके से सॉल्व करो, ठीक है? मैं कब बोल रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट वे? मैं तो बोल रहा हूँ दिस इज द वन ऑफ द पॉसिबल वे। इफ यू हैव ऑल्टरनेट्स, अच्छी बात है, ठीक है? यस सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव, अभी अपना टाइम है ना, क्या दिखा रहा 1:15 हुए सर। है? खाना भी खाना सर। सर हम्म, सही क्लास कब तक चलेगी? ये क्लास कब तक चलेगी? ये क्लास 10 मिनट और चलेगी बस, मेरे ख्याल से। कितना चलेगी? अच्छा, ये क्लास बस 5-7 मिनट और चलेगी। ओके, फिर अपन आज की क्लास में डिसाइड कर लेंगे कि अपन रख सकते हैं क्लास, तो अपन बाइनोमियल रैप अप कर सकते हैं। ओके, तुम्हारा टेस्ट है ना 27 को? हो जाएगा। हाँ सर 27 को है। देखो यस सर। मिडिल, हाँ हो जाएगा भाई। बाइनोमियल का तुम एक्सरसाइज 5 देखना कितना क्वेश्चन आता है जेई में। मिडिल टर्म इज इन द एक्सपेंशन। बाइनोमियल का यूज यहाँ पर कम मिलेगा, इवन डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको कम मिलेंगे। बाइनोमियल का यूज आएगा लिमिट चैप्टर में,
लिमिट सॉल्व करना। अच्छा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अपन को पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट पढ़ना है, और कुछ एक्सपेंशन पे बेस्ड है ना, और थोड़ा सा पीएनसी के साथ ये मर्ज करके अपन पढ़ सकते हैं, तो वो देखते हैं अपन। बाइनोमियल का एक पार्ट अपन पीएनसी में भी देखेंगे, कोफिशिएंट मेथड समझेंगे अपन आज, ट्राई करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा ये होने से ठीक रहेगा। क्या आ जाएगा बताओ इसका मिडिल टर्म? आर की वैल्यू n, आर की वैल्यू n होगी। आर की वैल्यू 2NCR मिडिल टर्म में एक्सटेंशन क्या आ जाएगा? राइट, middle term फिर 2n फैक्टोरियल, टू द पावर n शायद 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर। हाँ, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, क्योंकि x का पावर में n आएगा और x का पावर में n आएगा, नहीं क्या? अभी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यस सर। अभी एक तो ये हो गया। अभी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2n फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो? 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n, और n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 n प्लस n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब अप टू n। तो ये तो आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, आ गया n प्लस 1/1, ये नहीं आ रहा है, n प्लस 2/2, n प्लस 3/3 अप टू n प्लस n/n। लिख सकते हैं ना ऐसे? और 2n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते थे? 2 की पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू n माइनस। याद है? हाँ सर। हाँ सर। कपल वाला एग्जाम। बाई n फैक्टोरियल। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं वो समझ लो जरा। याद है ना, ये तो अपन ने लिखा था। यस सर। हाँ सर। तो उसको अपन चारों तरह से लिख सकते हैं, मतलब अभी देखा था अपन ने। ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो बस, फिर तुम्हारी क्लास भी है। इन द एक्सपेंशन y इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस x प्लस 1 प्लस x का स्क्वायर अप टू 1 प्लस x पावर 19, if the coefficient of x power p is greatest coefficient, समझ गए होगे? then find the value of p where p belongs to natural number. You all there? Yes sir, we are. Good. तो देखो ये क्या लिखा हुआ है। ये तो एक जीपी लिखी हुई है,
तो अगर हम इसको सम लिख लें। हाँ, तो 1 इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स का पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो अभी इसमें जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 20 C10 x का पावर 10। लेकिन अब कुछ भी हो रहा होगा तो डिवाइड बाय x हो रहा होगा, इसका मतलब x का पावर क्या आ गया? 9। 9। p का वैल्यू क्या आ गया? 9। नहीं। क्लियर है?